Hello everyone, this is Dr. Manoj Thakur and I welcome you all to Environment Matters. Today we are going to discuss a very important topic on soil erosion. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज बेसिकली सॉइल इरोजन, व्हाट आर वेरियस फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन, क्या हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं सॉइल इरोजन के यानी कि मृदा अपरदन के। सॉइल इरोजन को हिंदी में मृदा अपरदन कहते हैं। और what could be various conservation or control measures to stop or control the soil erosion. So let's start with the today's topic on soil erosion and its control. So first starting with the definition. So soil erosion is basically the detachment, transport and deposition of soil particles on land surface through various factors that may be natural as well as anthropogenic. इसको हम soil loss या फिर मृदा अपरदन भी कहते हैं हिंदी में। तो सॉइल इरोजन बेसिकली सॉइल का किसी एक जगह से डिटैच होना ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, वेरियस रीजन, उसका जो है ट्रांसपोर्ट होना और किसी दूसरी जगह पर जाकर उन सॉइल पार्टिकल्स का जो है डिपॉजिट हो जाना, इसी प्रक्रिया को हम लोग मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन कहते हैं। अब इसके जो कारण हैं वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं या ह्यूमन बेस्ड रीजंस भी हो सकते हैं। जो नेचुरल रीजन है वो मेनली दो ही हैं, वाटर एंड विंड। तो वाटर के साथ या विंड के साथ मिट्टी का जो इरोड होना है वो एक कारण हो सकता है। दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक। तो एंथ्रोपोजेनिक में दो तीन कारण हैं। ओवर क्रॉपिंग एक कारण हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग दूसरा कारण हो सकता है। किसी जगह पर पशुओं को वहाँ की जो ग्रेजिंग कैपेसिटी है, पोटेंशियल है ग्रेजिंग का, उससे ज़्यादा समय तक या ज़्यादा संख्या में वहाँ पशुओं को चराना, बेसिकली किसी एरिया को ओवर ग्रेज करना, वो भी एक कारण हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन यानी किसी जगह से पेड़ों का या जंगलों का जो है साफ कर देना, वो भी एक कारण हो सकता है। So through this picture we can clearly understand the process of soil erosion. Mainly तीन स्टेप होते हैं जैसा कि मैंने बताया। फर्स्ट स्टेप जो है वो डिटैचमेंट का है। डिटैचमेंट जो है वो हवा से भी हो सकती है, विंड से यानी कि, और वो वाटर से भी हो सकती है ड्यू टू हैवी रेनफॉल। दूसरा जो है, जो डिटैच होकर जो पार्टिकल है वो ट्रांसपोर्ट होंगे दूसरी जगह को। ट्रांसपोर्टेशन जो है कई मेथड से हो सकती है। वो फ्लोटिंग मेथड हो सकता है, रोलिंग, ड्रैगिंग, स्प्लैशिंग। अब वो डिपेंड करता है कि वो वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं या विंड के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तीसरा है कि वो जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के, वो किसी तीसरी जगह पर जहां पर विंड या वाटर वेलोसिटी कम हो जाती है या स्लोप जो है वो कम है, वहां पर जो है ये पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है सॉइल इरोजन का। फर्स्ट इज डिटैचमेंट, सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड वन इज डिपोजिशन। नाउ फर्स्ट स्टार्टिंग विद द वाटर इरोजन। सो पानी के साथ जब सॉइल इरोड होती है तो उसको हम वाटर इरोजन कहते हैं। वाटर इरोजन मेनली जो है तीन चार टाइप का हो सकता है, जिसमें स्प्लैश इरोजन, शीट इरोजन, रिल इरोजन एंड गली इरोजन मेनली है। सबसे पहला है स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश इरोजन का मतलब है कि किसी जो बेयर सॉइल है, जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है या बहुत कम है, वहां पर बहुत तेज जब बारिश होती है, बहुत फोर्स के साथ जब रेन ड्रॉप्स ग्राउंड के साथ, सॉइल के साथ स्ट्राइक करती हैं, तो वो सॉइल को अपनी जगह से मूव कर देती हैं, उसको लूज कर देती हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो वाटर के साथ निकल जाती है और बह जाती है। इस प्रकार के इरोजन को हम बेसिकली कहते हैं स्प्लैश इरोजन। दूसरा है शीट इरोजन। शीट इरोजन बेसिकली ऐसी जगहों पे होता है जहां पर स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, सॉइल टॉप जो सॉइल है वो लूज है, और जो बारिश है, बारिश के पानी के साथ लाइट रेन या मॉडरेट रेन के साथ जो सॉइल है वो एक यूनिफॉर्म लेयर में थ्रू आउट जो है वहां से इरोड हो जाती है। सो दैट टाइप ऑफ इरोजन इज बेसिकली नोन एज शीट इरोजन। शीट मतलब एक चादर की फॉर्म में या एक बेसिकली यूनिफॉर्म थिकनेस में जो है सॉइल एक पर्टिकुलर एरिया से इरोड हो जाना ही शीट इरोजन कहलाता है। थर्ड टाइप है रिल इरोजन। रिल इरोजन का मतलब है जब वाटर आपका छोटी छोटी नालियों की फॉर्म में जो है सॉइल को कट डाउन करे। हो सकता है कि बीच में कोई वेजिटेशन के पैचेस हों, कुछ रॉक पीसीज हों, या फिर जो हार्ड स्ट्रेटा है वो हो, जिसकी वजह से जो है कुछ एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से जो है नालियों की फॉर्म में जब आपका सॉइल इरोड होगा, रिल्स बनेंगी छोटी छोटी। सो दैट टाइप ऑफ इरोजन इज बेसिकली नोन एज रिल इरोजन। एंड द फोर्थ वन इज गली इरोजन। तो गली इरोजन बेसिकली जो है रिल इरोजन का ही थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। इसमें जो आपकी रिल्स बनी थी रिल इरोजन में,
गली इरोजन में जो है बहुत गहरे गहरे जो हैं गड्ढे बन जाएंगे, नालियां बन जाएंगी, बहुत बड़े बड़े नाले बन जाएंगे बेसिकली, जिसमें कि आपका ह्यूज क्वांटिटी में जो सॉइल है वो वहां से इरोड हो जाएगी। एक सिंगल पीस ऑफ लैंड हो सकता है कि मे बी वो 2 या 3 पीसीज में जो है वो डाइसेक्ट हो जाए, बहुत बड़े बड़े जो गलीज हैं उनके बनने की वजह से। Next type of erosion is wind erosion. So wind erosion is basically the movement of soil particles with the force of wind. और wind erosion mainly जो है 3 टाइप का होता है, surface creep, saltation and suspension. अब ये जो 3 टाइप का wind erosion है मेनली डिपेंड करता है जो soil का particle size है और wind speed है उसके ऊपर। सबसे पहला है सरफेस क्रीप। तो सरफेस क्रीप मतलब कि जो सॉइल का पार्टिकल साइज है वो थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से वो हवा के साथ बिल्कुल सस्पेंडेड फॉर्म में मूव नहीं कर सकता, इसलिए जो है वो ग्राउंड के ऊपर क्रीप करता है या रेंगता है बेसिकली। इसमें जो पार्टिकल साइज है वो 0.5 to 2 मिलीमीटर के आसपास रहता है, और इस तरह का जो पार्टिकल साइज होगा तो वो सरफेस में क्रीप करेगा। सेकंड वन इज सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब होता है जंप करना। तो इसमें बेसिकली जो पार्टिकल साइज है वो 0.5 मिलीमीटर डायमीटर से जो है का होता है या उससे कम का होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो सॉइल पार्टिकल्स हैं कुछ टाइम के लिए विंड के साथ हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन एक जगह से जंप करके दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से जंप करके तीसरी जगह जाते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कितना पार्टिकल साइज है, कितनी विंड स्पीड है, उसके हिसाब से जो है कितना जंपिंग का डिस्टेंस वो कवर करते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट जो है उसको सॉल्टेशन कहते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं सॉल्टेशन किस प्रकार से होती है। तीसरा है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब टोटली जो है एयर में सस्पेंड हो जाना। तो इस तरह का जो मूवमेंट है वो तब होता है जब पार्टिकल साइज बहुत छोटा हो, नॉर्मली जो है 0.1 मिलीमीटर या उससे भी कम पार्टिकल साइज हो, तो वो विंड में जो है सॉइल पार्टिकल्स जो हैं टेम्पररली जो है सस्पेंड हो जाते हैं, विंड के साथ ब्लो कर जाते हैं काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो उस तरह का जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। आपने देखा होगा कि जब आंधी तूफान बहुत तेज चलता है तो उसमें जो है मिट्टी धूल जो है हवा में उड़ रही होती है, तो दैट इज बेसिकली सस्पेंशन टाइप ऑफ विंड इरोजन। अब इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात की जाए तो सॉल्टेशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द सॉइल इरोजन, लगभग 50 to 70%। जो दूसरा है सस्पेंडेड मूवमेंट, सस्पेंडेड टाइप का इरोजन, वो 30 to 40% है, और जो सरफेस क्रीप है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 to 25% ऑफ द सॉइल इरोजन। नाउ कमिंग टू द इम्पैक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं या क्या उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट तो हम सभी जानते हैं कि जो सॉइल इरोजन है वो सॉइल की टॉप लेयर से होता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट है लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल, यानी कि जो टॉप सॉइल होती है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो कार्बन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस है, वो टॉप सॉइल में ही पाया जाता है। तो इरोजन जब होगा विंड या वाटर के साथ वो टॉप सॉइल से ही सबसे ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट विल लीड टू द लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल। जिसकी वजह से जो सेकंड इम्पैक्ट है उससे मिलता जुलता है, जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो उसका लॉस होगा। तो अगर सॉइल की जो टॉप लेयर है उसका लॉस हो जाएगा तो डेफिनेटली जो फर्टाइल सॉइल है, सॉइल की जो उत्पादकता है, फर्टिलिटी है, वो कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो उसमें जो फसलें होंगी उनकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। और जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वहाँ पर सॉइल इरोजन होने से मे बी जो है वहाँ का हैबिटेट लॉस हो जाए। काफ़ी सारे जो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो हैबिटेट्स हैं, जहाँ पर बेसिकली ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम हैबिटेट कहते हैं, आशियाना जिसको हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में हिंदी में। तो उनके जो हैबिटेट्स हैं उनका लॉस हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड से क्रॉप्स का लॉस होगा, लेकिन जो नेचुरल हमारे लैंडस्केप्स हैं या फॉरेस्ट लैंड्स हैं वहाँ से वेजिटेशन का लॉस हो जाएगा। जो पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, घास हैं, अलग अलग टाइप की जो है पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं, उनका लॉस हो सकता है। ठीक है, और सॉइल इरोजन से जो है वाटर क्वालिटी भी डिग्रेड हो सकती है। जब बारिश के पानी के साथ या फिर जो है हवा के साथ जब सॉइल इरोड करेगी और जो पानी में जो मिट्टी जब मिल जाएगी तो डेफिनेटली जो पानी की जो वाटर क्वालिटी पानी की जो क्वालिटी है, जैसे उसमें टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये उसके खराब हो जाएंगे, इनकी वैल्यूज बढ़ जाएंगी। मतलब बेसिकली पानी में जो है सिल्ट की समस्या आ जाएगी, तो वाटर क्वालिटी नेचुरली डिग्रेड हो जाएगी। इसके अलावा सॉइल इरोजन की वजह से जो है फ्लडिंग और लैंडस्लाइड्स की समस्या भी हो सकती है। जहाँ पर ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है वहाँ पर जो है फ्लडिंग हो सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हो सकती हैं
ठीक है, और उनका जो स्केल है या उनका जो इंटेंसिटी है वो सॉइल इरोजन होने की वजह से कई गुना बढ़ सकती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन एंड इरोजन कंट्रोल। तो सॉइल को कंजर्व कैसे करना है और इरोजन को कैसे उसकी रोकथाम करनी है। तो सॉइल कंजर्वेशन इज बेसिकली द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन और प्रिवेंशन ऑफ रिड्यूस्ड फर्टिलिटी कॉज्ड बाय ओवर यूजेज, एसिडिफिकेशन, सैलिनाइजेशन और अदर केमिकल सॉइल कंटामिनेशन। तो ये सॉइल कंजर्वेशन की डेफिनेशन है। अब सॉइल इरोजन कंट्रोल करने के लिए मेनली जो है दो टाइप के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज एग्रोनॉमिक सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स एंड द सेकंड वन इज मैकेनिकल और इंजीनियरिंग सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। तो एग्रोनॉमिक सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स में बेसिकली हम जो है सॉइल हेल्थ के ऊपर, वाटर रिटेंशन के ऊपर और मेनली जो है क्रॉप्स या वेजिटेशन को यूज करके जो है सॉइल की इरोजन या उसकी जो इरोजन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। और जो मैकेनिकल और इंजीनियरिंग मेथड हैं उसमें कोई फिजिकल बैरियर्स या मॉडिफिकेशन करके हम बेसिकली सॉइल को इरोड होने से रोकने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं इस पिक्चर में, एग्रोनॉमिक भी दिए हैं, मैकेनिकल भी दिए हैं। इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रोनॉमिक मेजर्स के बारे में। एग्रोनॉमिक मेजर्स में सबसे पहला है कंटूर फार्मिंग। तो कंटूर फार्मिंग बेसिकली क्या होता है, जब कोई स्लोप है तो उस स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए हम जो है जो प्लांटेशन है वो अलोंग द कंटूर्स करते हैं। कंटूर का मतलब है जो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स हैं। तो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, कंटूर्स को कनेक्ट करते हुए हम लोग जब फार्मिंग करते हैं तो दैट इज बेसिकली नोन एज कंटूर फार्मिंग। ये जो सीढ़ीनुमा खेती है उससे अलग है, उसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट हम स्लोप के अलोंग द कंटूर्स जो सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स हैं उसमें जो है फार्मिंग कर रहे हैं। और ये जो मेथड है बेसिकली वहां पर सुटेबल है जहां पर स्लोप जो है वो 2 to 10% है, यानी कि स्लोप जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा जो मेथड है वो है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स बनाकर जो है क्रॉपिंग करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आलू की खेती करते हैं या टमाटर की खेती करते हैं तो उसमें जो है हम लोग छोटे छोटे जो है स्ट्रिप्स बनाते हैं जिसमें कि जो रेज्ड जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें प्लांट्स लगाए जाते हैं, बीच में एक गैप होगा जो डाउन एरिया होगा, उसके बाद दूसरा रेस्ड प्लेटफॉर्म होगा। तो उस प्रकार से लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। इसका फायदा ये रहता है कि जो प्लांट है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे होता है और जो दोनों स्ट्रिप्स के बीच का जो गैप है वो वाटर को कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करता है, वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है, जिससे कि जो वाटर का रन ऑफ रेट है वो कम हो जाता है। वाटर का जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है सॉइल के नीचे जो है वो रिसता है, ग्राउंड वाटर में पहुंचता है। तो इस प्रकार से जो है ये वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन दोनों का ही मेथड है। नेक्स्ट है फिर क्रॉप रोटेशन, यानी कि एक ही ज़मीन पे अलग अलग प्रकार की फसलों का अलग अलग सीजन्स में उनकी उपज करना। बेसिकली इससे होता यह है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, मान लीजिए जो एक पर्टिकुलर क्रॉप है वो एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा डिमांड उसमें रहेगी, जो दूसरी क्रॉप है उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स की उसको डिमांड रहेगी। तो इस प्रकार से जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है सॉइल का, जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। अब जैसे बीच में लेगमिनस क्रॉप्स को यूज़ करेंगे तो लेगमिनस क्रॉप्स में जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं वो सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसको बढ़ा देंगे, जिससे कि जो नेक्स्ट क्रॉप है उसके लिए नाइट्रोजन अवेलेबल हो जाएगा सॉइल में। इसी प्रकार से जो है ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस है वो सॉइल में बना रहता है और सॉइल की जो उत्पादकता यानी कि फर्टिलिटी है वो भी बनी रहती है क्रॉप रोटेशन से। नेक्स्ट मेथड है कवर क्रॉप्स का। तो कवर क्रॉप्स बेसिकली ग्राउंड सरफेस को कवर करने के लिए लगाई जाती हैं ताकि जो बारिश की बूंदें हैं डायरेक्टली वो लूज सॉइल पे ना पड़े और सॉइल जो है इरोजन वो कम हो सके। तो यहाँ फर्स्ट पिक्चर में आप बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं। ये एक मक्की का खेत है जिसमें कि दोनों तरफ मक्की लगी है, लेकिन बीच में जो है इसमें जैसे कुछ बीन्स के जो हैं पौधे लगाए गए हैं जिन्होंने पूरी तरह से ग्राउंड को कवर करके रखा हुआ है। अगर सिर्फ इसमें मक्की लगाई जाती तो हो सकता है कि जब बहुत तेज बारिश होगी तो इसके बीचों बीच से जो है सॉइल इरोजन हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने कवर क्रॉप लगाई है, बीन्स लगाए हुए हैं, तो इन बीन्स की जो
प्लांट्स हैं वो इतने घने हैं जिसकी वजह से जो सॉइल जो रेन है वो डायरेक्टली सॉइल को टच नहीं करेगी ज़्यादा स्पीड से, ठीक है। तो इससे जो है सॉइल इरोजन होने से काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। नेक्स्ट मेथड है मल्चिंग। तो मल्चिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द टॉप सॉइल विद प्लांट मटेरियल, जैसे कि पत्ते हैं, ग्रास है, टहनियाँ हैं, क्रॉप रेजिड्यूज हैं, स्ट्रॉ है। इस प्रकार के मटेरियल से जब हम सॉइल को कवर करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, तो इससे 2-3 बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला तो आपका सॉइल इरोजन रुक जाता है, बारिश की बूंदें डायरेक्टली मिट्टी पे नहीं टकराती हैं। दूसरा, ये मॉइस्चर रिटेंशन में हेल्प करता है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, मिट्टी की जो नमी है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती है। और तीसरा, जब ये मल्च जो भी हमने डाला है ये सड़ेगा गलेगा तो ये ऑर्गेनिक मैटर, एक तरह से ऑर्गेनिक खाद का काम करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा। नेक्स्ट मेथड है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब है सिंपल कि उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स का ऐड करना, और ऑर्गेनिक मैन्योर्स मेनली जो हैं ज़्यादातर एनिमल डंग से बनाए जाते हैं, ठीक है। जानवरों का जो डंग होता है उससे बनाए जाते हैं, और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उससे फार मच बेटर हैं सॉइल की जो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, विदाउट हैविंग एनी हार्मफुल और केमिकल इम्पैक्ट ऑन द सॉइल हेल्थ, जिसको कि हम ग्रीन मैन्योर भी कहते हैं। तो इससे भी जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है कॉन्जर्वेशन टिलेज। कॉन्जर्वेशन टिलेज का मतलब होता है जैसे खेत को जोतना। तो कंजर्वेशन टिलेज का मतलब है कि खेत की जो जुताई है वो कम से कम की जाए। इसके 2-3 मेथड हो सकते हैं, या तो जीरो टिलेज हो सकता है, वहां पर हम बिल्कुल भी जुताई ना करें, सिर्फ जो क्रॉप रेजिड्यूज हमने ऐड किए हैं सॉइल में उसमें इसी में बीज को लगा दें। कुछ एरियाज में इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है जहां सॉइल मॉइस्चर कंटेंट जो है अच्छा है। दूसरा जो है रिड्यूस टिलेज है, जहां पर हम पूरे खेत को नहीं जोतेंगे, सिर्फ जहां पर हमें बीज लगाने हैं उन्हीं एरियाज में जो हैं सिर्फ सॉइल को डिस्टर्ब करेंगे। स्ट्रिप टिल का मतलब है कि सिर्फ अलोंग जिस स्ट्रिप में हमें प्लांटेशन करनी है वहीं पर हम जो है टिलेज करेंगे। और मल्च टिल का मतलब है कि जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं उसको यूज करके हम लोग पूरी फील्ड को कवर कर देते हैं, ताकि कम से कम जो है सॉइल को डिस्टरबेंस हो और जो रेन की ड्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली सॉइल को टच ना करें। तो इस प्रकार से कंजर्वेशन टिलेज में बेसिकली सॉइल की जो इंटैक्टनेस है उसको बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है क्रॉप सिलेक्शन। तो क्रॉप सिलेक्शन का मतलब यह है कि कुछ क्रॉप्स इस प्रकार की होती हैं जो सॉइल इरोजन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती, या हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन को ज़्यादा बेसिकली प्रमोट करती हैं, जैसे कि मेज है, सॉर्गम है। इस तरह के प्लांट्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, रूट्स उनकी निकली होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी उनकी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो ज़्यादा हो सकता है। और इवन जैसे स्ट्रॉन्ग विंड चलेगी तो जो मेज प्लांट हैं कई बार वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो रूट्स हैं वो ज़मीन से अपरूट हो जाती हैं और सॉइल जो है अगेन आपकी जो है लूज हो जाती है। तो इसकी जगह कुछ क्रॉप्स ऐसी भी होती हैं, जैसे मेनली जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, या जो पीज हैं, काउ पी है, ग्राउंड नट है, ग्रीन ग्राम है, ठीक है, इस प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो उनके प्लांट्स कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वो पूरी जो फील्ड है उसमें पूरी फील्ड को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो रेन ड्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली सॉइल को टच नहीं कर पाती हैं स्पीड के साथ। तो हमें जो क्रॉप सिलेक्शन है वो एरिया देखकर करनी चाहिए। अगर वहाँ सॉइल इरोजन की समस्या ज़्यादा है तो वहाँ पर इस तरह की क्रॉप्स को हमें प्रमोट करना चाहिए जो सॉइल इरोजन को कंट्रोल करती हों, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है फिर एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब है किसी जगह, नई जगह पर जो है फॉरेस्ट का लगाना, पेड़ों का लगाना, जंगल का लगाना। और रीफॉरेस्टेशन का मतलब है जहाँ पर कभी जंगल हुआ करते थे, ड्यू टू सम रीज़न वहाँ से जंगलों को साफ कर दिया गया, ड्यू टू रीजंस जो हैं वो मैन मेड भी हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन भी हो सकती है, या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुई हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी एरिया में जो है एफॉरेस्टेशन या रीफॉरेस्टेशन करना जो है वो सॉइल को कंजर्व करता है, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें हैं वो सॉइल की जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो इंटैक्टनेस है उसको बढ़ाती है। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक प्लांटेशन। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, फील्ड के चारों ओर जो है एक तरह से प्लांट्स की, ट्रीज की या श्रब्स की जो है एक लाइन ग्रो कर दी जाती है, एक वॉल बना दी जाती है। और ये पर्टिकुलर टाइप मेथड जो है ये विंड इरोजन को कम करने के लिए होता है।
क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े पेड़ आपके फील्ड के चारों तरफ रहेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो डायरेक्टली आपकी फील्ड से सॉइल को इरोड नहीं कर पाएंगी, वो विंड स्पीड को कहीं ना कहीं कम कर देंगी या उसको डाइवर्ट कर देंगी या रोक देंगी। तो ये भी एक इफेक्टिव मेथड है शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन टू कंट्रोल द विंड इरोजन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल मेजर इज मैकेनिकल और इंजीनियरिंग मेजर्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। इसमें सबसे पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंटूर बंडिंग। तो कंटूर बंडिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो कंटूर्स हैं उसके अलोंग जो है बंड्स बना लेते हैं। बंड्स मतलब सॉइल को खोद के जो है वहां पर जो है एक तरह से बैरियर्स बना लिए जाते हैं और उन बैरियर्स के अलोंग जो है प्लांटेशन की जाती है। तो जब भी वाटर फ्लो करेगा तो इन बैरियर्स में जो है वाटर जो है वो कुछ टाइम के लिए वाटर को रोकेंगे, वाटर की जो रन ऑफ स्पीड है उसको कम करेंगे, वाटर रिटेंशन में हेल्प करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करेंगे और जो भी सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ से बहकर आए होंगे वो इस तरह के जो बंड्स बने होंगे वहां पर जो है काफी हद तक वो सेडिमेंट्स को कंट्रोल कर लिया जाएगा, रोक लिया जाएगा। तो कंटूर बंडिंग एक काफी इफेक्टिव मेथड हो सकता है। इसमें जो है सॉइल के बंड्स भी बनाए जा सकते हैं और स्टोन्स के बंड्स भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेंच टेरेसिंग, या इसको बोलते हैं बेसिकली टेरेसिंग या सीढ़ीनुमा खेत जिसको कहते हैं, जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे हमारा हिमाचल है, उत्तराखंड है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं। तो इन एरियाज में जो खेती है वो सीढ़ीनुमा खेतों में की जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कंटूर फार्मिंग से। कंटूर फार्मिंग में जो है अलोंग द स्लोप जो है स्लोप की फॉर्म में ही फार्मिंग की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो बेंच टेरेसिंग है या टेरेसिंग है बेसिकली सीढ़ीनुमा खेती है, इसमें जो खेत है उसको सपाट कर दिया जाता है, उसको प्लेन कर दिया जाता है एक वॉल कंस्ट्रक्ट करके। तो इस तरह की जो वॉल्स बनाई जाती हैं सीढ़ियों की फॉर्म में उसी को हम बेंच टेरेसिंग कहते हैं। और इस तरह की जो ये जो मेथड है बेसिकली वो ऐसे एरियाज में प्रैक्टिस किया जाता है जहां पर स्लोप जो है वो 14% से ज़्यादा है, 16 to 33% स्लोप जहां पाई जाती है। थोड़ी स्लोप ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर प्रॉपरली जो है जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ीनुमा खेत हैं वो बनाने पड़ते हैं। ये भी जो है सॉइल कंजर्वेशन का एक इफेक्टिव मेथड है और सॉइल इरोजन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है फिर कंटूर ट्रेंचिंग। तो कंटूर ट्रेंचिंग जैसे कि आप थर्ड पिक्चर में ऑलरेडी देख रहे हैं, तो इसमें जो है ट्रेंच बनाए जाते हैं यानी कि गड्ढे बनाए जाते हैं। अब ये जो ट्रेंचेस हैं ये बीच बीच में भी हो सकते हैं और कंटिन्यूअस ट्रेंचेस भी हो सकते हैं। तो ये जो ट्रेंच हैं ये बेसिकली जब बारिश का पानी है उसको रोकते हैं, वाटर को जो है ग्राउंड वाटर में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करते हैं, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट ये जो इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और जो सेडिमेंट्स फ्लो कर जाते हैं उन सेडिमेंट्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये भी काफ़ी एक इफेक्टिव मेथड है सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का। और लास्ट है वेजिटेटिव बैरियर्स। तो वेजिटेटिव बैरियर्स का मतलब है कि जब हम जो अपनी फील्ड है उसमें रोज की फॉर्म में जो है छोटी ग्रास या श्रब्स को जो है प्लांट करें, तो ये शेल्टर बेल्ट का ही एक मिनी वर्जन है आप कह सकते हैं। वो शेल्टर बेल्ट जो है विंड इरोजन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। ये बेसिकली जो वाटर की रन ऑफ स्पीड है उसको कम करने के लिए बनाया गया है। तो स्लोप में जब आपका वाटर तेजी से फ्लो कर रहा होगा तो इस तरह की जब श्रब्स या ग्रास की हमने लेयर्स जो हैं अलोंग द कंटूर्स वो प्लांट की होंगी तो कहीं ना कहीं जो वाटर की रन ऑफ स्पीड है वो कम हो जाएगी, वाटर का रिटेंशन टाइम बढ़ जाएगा और ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी जो है इसमें बढ़ जाएगा। सेडिमेंट लोड भी जो वाटर का है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो मेनली जो है इसमें जो है जो वेटिवेरिया की स्पीसीज है जिसको खुश भी कहते हैं, नॉर्मली इसको यूज किया जाता है एंड दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल इरोजन कंट्रोल. So that was all about soil erosion. I hope you liked the lecture. So do like, subscribe and comment on the Environment Matters and also share it with your friends. Thank you.